नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो बांग्लादेश में यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के सामने झुक गई है। शेख हसीना के समर्थकों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार, यूनुस सरकार, कुछ कर ही नहीं पा रही। बांग्लादेश में अराजकता चरम पर है। शेख हसीना के देश में गुंडों और मुल्लों का राज इस समय चल रहा है। विकास ठप पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं। यूनुस अपनी बत्ती से निकालकर देश की बर्बादी को एंजॉय करता नजर आता है। यूनुस को बांग्लादेश का सबसे डरपोक इंसान कहा जा रहा है। उसे सिर्फ अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। हिंदुस्तान से यूनुस को बात करने तक में डर लगता है। यूनुस पढ़ा लिखा एक गवार की तरह वहां पर इस समय दिखाई दे रहा है, जिसे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तक नजर नहीं आ रहे। वक्त आ चुका है अब कि भारत को जल्द से जल्द बांग्लादेश में ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। यही सही वक्त है। चुन चुनकर हिंदुओं के दुश्मनों को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, यूनुस सरकार इतनी जो डरपोक है, कट्टरपंथियों के सामने जो झुक चुकी है, भारत को अब क्या करने की आवश्यकता है। हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वीएन झा साहब। झा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। झा साहब, यूनुस इतना डरपोक निकलेगा, वहां के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर और भारत को क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, यूनुस वो उसको कह लीजिए या एक कठपुतली है, वो कह लीजिए, आप जो भी कह लें वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका जो सबसे पहला प्रश्न था कि आज के दिन में भारत को क्या करना चाहिए, तो मैं ये समझता हूं कि भारत को सबसे पहले चल रहे संसद में एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। बांग्लादेश जो जो अतिवादी या कट्टरवादी या वहां के जिहादी तंत्र हैं उसके खिलाफ, और ये कट्टर प्रस्ताव में दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये कट्टरवादी हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, जिसके लिए कि आज विश्व को इसके खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। और ये भी क्लियर करना चाहिए कि ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये जितने गैर मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सबों का वो जेनोसाइड कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाना आज के दिन में बिल्कुल बनता है मोदी सरकार के लिए। और इसमें हमारे अमित शाह जी जो हैं, या हाँ, फिर विदेश मंत्री, हाँ। वो जो है उनको ये प्रस्ताव पेश करना चाहिए और इनको पारित करना चाहिए। और ये पारित करके फिर यूएन ह्यूमन राइट कमीशन को भेज देना चाहिए कि देखिए यहां बांग्लादेश में ये हो रहा है। सबसे पहली चीज तो ये। हाँ। दूसरी, भारत की जो जो सेना है आज के दिन में, उसको सतर्क रहना चाहिए दो चीजों के लिए। एक तो कोई भी जो इन्फिल्ट्रेशन होगा, जिहादियों का इन्फिल्ट्रेशन जो हमारे पूर्वी सीमा है वहां के थ्रू हो सकता है, तो उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए आज के दिन में चाहे हाँ। भारतीय सेना या फिर पैरा मिलिट्री फोर्स जो है उनको वहां पे बिल्कुल तैनात कर देना चाहिए और देखते ही गोली मार दीजिए। जिहादियों पे बिल्कुल मानवता का ख्याल मत रखिए, क्योंकि ये जिहादी या तो आपको काट देंगे या फिर आप इन जिहादियों को काटिए। तो ये दूसरी चीज हो गई। और जो सबसे बड़ी जो चीज है, भारत सरकार को आज के दिन में एक प्लान ऐसा बनाना चाहिए कि वहां जितने गैर मुस्लिम हैं उनकी रक्षा कर सके। इसके लिए जो बांग्लादेश का जो 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 लेकिन उत्तरी भारत ये एरिया है, कैसे कर पाएगा सर? क्योंकि देखिए, दूसरे देश के आंतरिक मामले में हिंदुस्तान किस तरह से दखल दे सकता है, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए। क्या कुछ संभावनाएं बिल्कुल हैं? क्या कुछ रास्ते हो बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल शिल्पा जी, मैं इसी पे आ रहा था। जब 1971 में जब पाकिस्तानी जो सेना थी वहां पे बांग्लादेशियों को पीड़ित कर रही थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको पीड़ित कर रही थी। तो वहां उस समय में एक शक्ति जो मुक्ति वाहिनी, वो बांग्लादेश में उठ खड़ा हुआ था, जिसके साथ में हिंदुस्तान ने मिलकर बांग्लादेश को लिबरेट किया था। वही चीज की आज जरूरत है कि आज वहां पे जितने हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं या बौद्ध हैं, इनको अपनी एक या तो सनातनी सेना कह लीजिए या जो भी नाम दीजिए उसका, वो सेना को वहां पे खड़ा करवाना चाहिए या करना चाहिए, जिसके साथ में भारत फिर आके
उनको उनके लिए एक अलग राष्ट्र या अलग राज्य वहां पे स्थापित कर सके, इसके लिए भारत को एक कॉन्टिजेंसी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो भारतीय जो रक्षा प्रणाली है या डिफेंस फोर्सेस है, इसको ये एक कॉन्टिजेंट प्लान बनाने की जरूरत है। नहीं तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और वो जिहादी यही करते रहेंगे जो वो करते आ रहे हैं। याद रखिए, जिहादियों को उन सब चीजों से डर नहीं लगता है। जब वो इसराइल के अंदर में जाके उस तरह का मार काट, रेप और लोगों को जलाना, ये अगर वो कर सकते हैं इसराइल की धरती पे, तो इनको भारत में रोकने वाला क्यों कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत के ही जो कुछ लोग हैं वो इनके साथ में खड़े हैं। चाहे वो आप ममता बनर्जी या उसके सरकार को ले लीजिए, या बहुत सारे और सरकारें और बहुत सारे और कम्युनिटी हैं जो उनके साथ में खड़ा रहने को तैयार हैं। तो ये चीज भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जवाबदेही मोदी सरकार की होती है कि आज के दिन में चल रहे संसद में एक निंदा प्रस्ताव लाए और अपने डिफेंस को एक कॉन्टिजेंट प्लान बनाने के लिए कहे कि जब भी जरूरत हो तो डिफेंस इसके लिए तैयार है कि वहां के हिंदुओं को और गैर मुसलमानों को एक सुरक्षा देने के लिए एक अलग राष्ट्र। मानो यूनुस को देश की कोई चिंता नहीं है, देश के लोगों की कोई चिंता ही नहीं है, उन्हें बस चिंता है शेख हसीना के समर्थकों पर हमला करने की, उन्हें मारने की, उन्हें काटने की, उन्हें डराने की, उन्हें धमकाने की। इसके अलावा मानो देश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक सवाल आपने पूछा। देखिए, अगर वहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स अगर किसी ने बहाल करना चाहा तो उसमें फिर जिहादियों को मुश्किल होगी, क्योंकि शेख हसीना की जो अवामी लीग है, इस अवामी लीग के समर्थक आज भी वहां पे बहुत सारे हैं जो चाहते कि शेख हसीना वहां पे आए और फिर वहां पे सारे जो जिस तरह से पहले विकास का तंत्र चल रहा था, जैसे एक लॉ का एक तंत्र था, वो स्थापित हो सके। और यही चीज जो वहां के जिहादी हैं, वहां के अलगाववादी हैं, कट्टरवादी हैं, या यूनुस हैं, या वहां की मिलिट्री है, वो सब यही चाहते हैं कि यहाँ पे लॉ फिर स्थापित ना हो। याद रखिए, पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में मिलिट्री क्यों हावी है, वहां का सेना क्यों हावी है? सेना ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के सरजमीन पे लॉ और ऑर्डर का एक कानून चले, वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए यही चीज बांग्लादेश में भी हो रहा है। और बांग्लादेश को इन सब चीजों के लिए जो 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 संदेश है या सजेशंस हैं या सलाह है, वो पाकिस्तान से, चाहे उसके आईएसआई के लोग हैं या और जो लोग हैं, वो आके उनको देते हैं। तो ये चीजें आज के दिन में बांग्लादेश में हो रही है, जिसके लिए कि बांग्लादेश को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन वो सतर्क नहीं होना चाहते हैं। हाँ। आज के दिन में उन्होंने मन बना लिया है कि हम रेडिकल बनेंगे, हम एक जिहादी स्टेट बनेंगे, और इसीलिए जो शेख मुजीबुर रहमान की जितने सारी लिगेसी थी उसको वो खत्म कर रहे हैं। तो ये उनकी राय है, उनका देश है, उनकी राय है। लेकिन वहां पे जो हिंदू हैं, या तो वो वहां से भाग के भारत में आएंगे, फिर हमारे ऊपर में प्रेशर पड़ेगा। इसलिए हाँ। भारत की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको वो वहीं पे रहे और वहीं पे उनको समर्थन दे और उन्हीं को वहां पे सुरक्षित रखने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, यहाँ तक कि अगर सैन्य हस्तक्षेप करना पड़े। मैं वापस तो उस सवाल पर आऊंगी सर कि भारत फिर ये ऐसा कैसे करेगा? क्या यूएन के थ्रू ये संभव है? यूएन के पास ये मुद्दा ले जाया जाए, यूएन के थ्रू बांग्लादेश के ऊपर, यूनुस सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करवाया जाए, तभी ये पॉसिबल है? नहीं, यूएन आज के दिन में बिल्कुल डिफंक्ट है। हाँ। चाहे आप यूएन की बात ले लीजिए, चाहे यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल की बात ले लीजिए, हाँ। या ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसकी बात ले लीजिए। तो ह्यूमन राइट कमीशन में आज के दिन में ऊपर से नीचे जो है वो सबके सब किसी न किसी तरह से इस्लामी देशों से कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि उनके वहां पे कर्ता धर्ता भी, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वहां पे लोग जो हैं वो इस्लामी विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो उसके ऊपर में आप यकीन नहीं कीजिए। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है, तो जब भारत में एक निंदा प्रस्ताव पारित होगा, इस प्रस्ताव की एक कॉपी आप बेशक यूएन और यूएनएचआरसी को भेज दीजिए कि वो भी उनके भी संज्ञान में हो। फिर अगर यूएन के पास में इतनी अगर स्पाइन है, अगर इतनी ताकत है, तो यूएनएससी में एक प्रस्ताव पास करके बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और वहां के गैर मुस्लिम जो हैं उनकी वो रक्षा करे। अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो भारत अपने तरफ से तैयार रहे, क्योंकि ये लोग फाइनली भारत में आएंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में जो पार्टीशन के बाद 18% जो थे वो जो गैर मुस्लिम थे,
वो 18% आज के दिन में लगभग 2% रह गए हैं। बाकी 16% कहाँ गए? वो सब विलीन हो गए, मारे गए, काटे गए, भगाए गए। इसके लिए यूएन ने क्या किया? क्या यूएन ने इसके लिए कुछ किया? नहीं किया। इसीलिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसकी जो जवाबदेही है, वो आज के दिन में भारत सरकार के पास में होनी चाहिए, क्योंकि वहां के जो गैर मुस्लिम हैं उनकी रक्षा भारत की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर जो है वो हिंदू हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी तो है भारत की, लेकिन क्या बांग्लादेश की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? और शायद अगर बनती तो इस तरह के हालात वहां पर उत्पन्न ही नहीं होते, इस तरह की नौबत ही वहां पर नहीं आने दी जाती। ऐसे में देखिए, ऊपर से बांग्लादेश के खतरनाक मंसूबों को इस तरह से भी समझा जा सकता है, जहाँ साहब, कि वो शेख हसीना के वापस बांग्लादेश भेजने की मांग भारत से करना भी चाहता है, लेकिन भारत से डरा हुआ है तो वो कर भी नहीं पा रहा है। इसको लेकर आप किस तरह का भविष्य देख पा रहे हैं? शेख हसीना भारत में मौजूद है, बांग्लादेश उन्हें वापस चाहता है, लेकिन भारत दे नहीं रहा है। ऊपर से इस तरह की वहां पर कट्टरपंथियों के सामने यूनूस सरकार का झुकना, इस तरह की परिस्थितियों का होना, किस तरफ इशारा? देखिए, अवामी लीग वहां पे शेकी ग्राउंड पे है। इस्लाम जो है, इस्लाम में मानवता खतरे में रहता है। इस्लाम का एक धड़ जो कि उन रेडिकल तथ्यों पे विश्वास नहीं रखता है, उसको आप मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या आज के दिन में बिल्कुल गिनी चुनी रह गई, मुट्ठी भर रह गई है। तो इसलिए इनकी चलती नहीं है। और यही चीज आज से मैंने लगभग 5 साल पहले एक आर्टिकल मैंने लिखा था, जिसमें कहा था कि जब तक शेख हसीना वहां पे हैं, जब तक अवामी लीग है, तब तक तो वहां पे शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन जिस दिन वहां पे अवामी लीग चली जाएगी और उनको हटाएंगे, वो जिहादी तंत्र वहां पे हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो संख्या थी वो बढ़ रही थी, तो वो वहां न आज न कल वहां पे वो ग्राउंड स्थापित करेंगे। फिर वहां से या तो शेख हसीना को भागना पड़ेगा, या फिर उनको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, या फिर उनको मार दिया जाएगा। देखिए, इस्लाम में एक मंत्र है, रालिब सालिब या गायब। लेकिन यही तो सवाल है ना सर, कि ऐसे किसी को कैसे दे दिया जाए कि पता हो कि जाते ही उन्हें मार दिया जाएगा, कोई सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, उनके समर्थकों का क्या हाल वहां पर किया जा रहा है, उनका क्या हश्र हो रहा है। ऐसे में किसी महिला को कैसे हिंदुस्तान ऐसे भेज सकता है? हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मानो ये सब कुछ होता हुआ अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देख रही है, ये पूरा तमाशा देखा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत की नैतिक जिम्मेदारी पर बात हो रही है। वीएन झा साहब हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। झा साहब, कट्टरपंथियों के सामने इस तरह से बांग्लादेश का झुकना, क्या बांग्लादेश खुद अपनी कब्र खोद रहा है? शिल्पा जी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि बांग्लादेश में जो चल रहा है ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डर नहीं है, ये इस्लाम का ऑर्डर है। आप याद कीजिए, जो कश्मीर में हुआ था, रालिब सालिब या गालिब, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट, फ्ली और डाई। यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी चल रहा है, भारत में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहा है। आप याद कीजिए सीरिया में क्या हुआ। सीरिया में असद को वहां से भगाया गया उसी थ्रेट के हिसाब, और वहां पे आज किसका शासन है? एचटीएस का, जो कि आईसिस का एक अंग है। तो ये जो कट्टरवादी हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये अपना तंत्र जो है वो फैलाते रहेंगे। इनके कुरान ने एक मंत्र दिया हुआ कि पूरे विश्व पे ग्लोबल इस्लामिक खलीफेट आप स्थापित करो, ये करते रहेंगे। हाँ। तो बांग्लादेश में जो है ये आइसोलेटेड नहीं है, ये एकमात्र देश नहीं है जहां पे ऐसा हो रहा है। आप जाइए कांगो में क्या हो रहा है? कांगो में सिर्फ 10% मुस्लिम हैं। हाँ। लेकिन वहां के आसपास के जो मुस्लिम देश हैं, उसके जिहादियों के चलते वहां पे कांगो में जितने क्रिश्चियंस हैं या अफ्रीकी नस्ल के लोग हैं, उनको वहां पे उनको मार काट किया जा रहा है। आज से नहीं, पिछले लगभग 10 साल से। और यूएन क्या कर रहा है? यूएनएचआरसी क्या कर रहा है? कुछ नहीं, हाथ में हाथ रख के बैठा रहा है। तो उनके ऊपर में आप भरोसा मत कीजिए। ठीक है, अगर वो हमारा साथ देते हैं, भारत का साथ देते हैं, या जिनका जेनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में, अगर उनका साथ देते तो बड़ी अच्छी बात है। अगर साथ नहीं देते हैं तो मैंने फिर से कहा, ये मोदी सरकार की आज के दिन में एक नैतिक जिम्मेदारी है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान में क्या हुआ? तालिबान ने वहां पे पूरे सिखों का और हिंदुओं का पूरा जेनोसाइड कर दिया है।
पूरा पूरा जेनोसाइड इसको कहते हैं, कंप्लीट जेनोसाइड। और यूएन या यूएनएचआरसी ने क्या किया? कुछ नहीं, उन्होंने चू तक नहीं कहा। हाँ। तो आज के दिन में भारत सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है, आपके चलिए, चैनल के नैतिक माध्यम से जिम्मेदारी मैं, तो है, लेकिन भारत सरकार इसे जाहिर तौर पर टेबल टॉक के थ्रू ही कंप्लीट कर सकता है। और टेबल बिल्कुल टॉक की क्या इस समय कोई संभावना दिखाई दे रही है? क्योंकि इसके लिए देखिए दोनों पक्षों का राजी होना जरूरी है, टेबल पर बैठना जरूरी आज है। शिल्पा जी, टेबल टॉप जो है वो दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज जो कि सिर्फ भारत सरकार कर सकती है, इसके हाथ में है, वो है एक निंदा प्रस्ताव। आज के ठीक है। दिन में संसद चल रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री और विदेश मंत्री को मैं ये आह्वान करता हूं कि वो एक निंदा प्रस्ताव बनाए, और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इसका एक निंदा प्रस्ताव करे। और ये निंदा प्रस्ताव आने वाले दिनों में यूएनएससी और यूएनएचआरसी को भेजे कि वो लोग इन चीजों की संज्ञान लें। अभी तक भारत सरकार ने, चाहे आज की सरकार हो या पहले की सरकार हो, आप तो जानते हैं कि जब से देश आजाद हुआ था या जब से पार्टीशन हुआ था 1947 से, तभी से बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ये जो गैर मुस्लिम हैं उनका वहां पे नरसंहार या उनका वहां पे जो शोषण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आज के दिन में विश्व मत को इसके लिए आगाह करने के लिए भारत सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि एक निंदा प्रस्ताव लाए। इसके बाद टेबल टॉप डिप्लोमेसी जो है वो शुरू होती है। और टेबल टॉप डिप्लोमेसी में भारत सरकार को चाहिए कि वहां पे जो गैर मुस्लिम हैं बांग्लादेश के, उनकी एक सुरक्षा फौज या रक्षा फौज वो वहां पे खड़े करे, जो कि जब जब वो 1971 में चल रहा था उसका एक प्रतिरूप हो, जिसमें कि भारत सरकार भी, भारतीय सेना भी कल को सहयोग देके वहां के जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए एक सुरक्षा स्थान वो बनाए, जो कि शायद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश वहां पे वो होगा, जो कि भारत की सीमा से लगा होगा। तो वहां पे फिर आने वाले वर्षों में या दशकों में गैर मुस्लिम जो होंगे वो वहां पे ठीक है, सुरक्षित लेकिन रहेंगे। चिंता की बात तो ये यही करना है ना जरूरी शाह है। साहब कि जब तक ये निंदा प्रस्ताव आएगा, जब तक ये टेबल टॉक होगी, तब तक वहां पर जो कत्लेआम हिंदुओं के साथ मचा हुआ है उसका खौफनाक अंत या फिर उसकी खौफनाक तस्वीर कहीं ना कहीं जहन में जब आती है तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।